फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र, हल प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास के प्रश्नों को एवं उनके दिए गए उत्तर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक को हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो आज इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि राजनीतिक दशा छठी शती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा की हमें जानकारी कैसे मिलती, क्या हमारे सोर्स हैं। तो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व क्या था कि जो उत्तर भारत जो था वो 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है, इन्हें 16 या षोडश महाजनपद भी कहा गया है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों के नाम जो हैं अंगुत्तर निकाय के अनुसार कोसल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक तथा गांधार है। ठीक है, जैन ग्रंथ जो है उसमें भी ये जनपदों के नाम मिलते हैं, लेकिन उस ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र। ठीक है, तो जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ का जो है अंगुत्तर निकाय, ये दोनों सोर्स हैं हमारे 16 महाजनपद के बारे में जानने की और उनकी राजनीतिक दशा के बारे में जानने की। किंतु इसमें जो है भगवती सूत्र है, इसमें जो नेम है वो अंगुत्तर निकाय के नेम से भिन्न है। ठीक है, तो आप इसको प्रश्नों के द्वारा इनका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आइए प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, तो भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के थे वो किसके थे? चांदी के। ठीक है, तो चांदी के सिक्के थे। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, इनको क्या बोला जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। जो किसके बने होते थे? जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था। ठीक है, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ठीक है, तो इसी ठप्पा या निशान के वजह से, मार्क की वजह से इसको पंचमार्क सिक्के बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिएगा क्या है, ये 16 महाजनपद हैं और उसमें क्या है कि उनकी राजधानियां हैं। तो इसमें आप अंग का क्या है? चंपा है। वत्स का क्या है? कौशाम्बी है। मत्स्य क्या? विराटनगर। कोसल अहिच्छत्र। ठीक है, कोसल का जो है अहिच्छत्र है, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है? साकेत है। कोसल जो महाजनपद है उसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती है। ठीक है, उत्तरी पांचाल जो है की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है उसका कामपिल्य। ठीक है, तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है उसे क्या बोला जाएगा? अहिच्छत्र। ठीक है, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है उसे कामपिल्य। तो आप समझ सकते हैं, बाकी इसमें जो है वो राजधानी और उनके जनपद, महाजनपद सही हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ राजा हैं और उनके राज्य की सूची है। ठीक है, तो राजा हैं और उनके जो राज्य हैं, देखिए प्रद्योत कहाँ के थे? तो प्रद्योत, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि प्रद्योत अवंती के ही हैं। ठीक है, प्रद्योत के बाद उदयन जो है, उदयन ये वत्स के हैं। प्रसेनजित कोसल के हैं और अजातशत्रु मगध के हैं। देखिए एक पुत्र हैं अजातशत्रु के, तो अजातशत्रु जो है उनके पुत्र का नाम क्या है? उदयन। लेकिन उदयन एंड उदयन में डिफरेंस है। उदयन कौन है? वत्स के राजा हैं, और उदयन जो है वो अजातशत्रु के पुत्र हैं। वो भी राजा हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया और उसको राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अभी आपने पढ़ा है अवंती के राजा थे। चंड प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बुद्ध काल में अवंती जो है उसकी राजधानी कौन है? उज्जैन। उज्जैन आप जानते हैं महाकाल की वजह से भी जानते हैं। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। अब कौन थे बिंबिसार? कौन थे? यहाँ पे हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है, तो ये क्या थे? चंड प्रद्योत का संबंध इनसे काफ़ी मैत्रीपूर्ण था। एक बार क्या हुआ कि प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर, अब प्रद्योत क्या हुए, इनको पांडु रोग हो गया, इससे ये ग्रसित हो गए थे। तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने राजवैद्य, मतलब इनके यहाँ जो वैद्य होते थे उनका नाम था जीवक, उस जीवक को उपचार के लिए भेजा। किसके उपचार के लिए भेजा? चंड प्रद्योत के उपचार के लिए, जो कहाँ के राजा थे? अवंती के शासक थे। ठीक है, उल्लेखनीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो कहाँ पे खोदी गई? कलिंग में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख कहाँ के? देखिए यहाँ पे खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। तो खारवेल क्या है? कलिंग है। ठीक है, के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद, नंद राजा कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है, कि कलिंग विजय सूचित होती है कि इन्होंने महापद्मनंद, ये नंद राजा जो थे मगध के, उन्होंने किसको जीता है? कलिंग को जीता है। इनके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया। नंद राजा क्या किया? जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था?
तो उज्जैन का देखो क्या प्राचीन काल में नाम था, अवंतिका। तो उज्जैन का नाम क्या है, अवंतिका। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग, किस संभाग में है डिवीजन में, मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, 16 जो महाजनपद थे उसमें अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। तो अवंती की जो 2 राजधानियाँ थी उसमें उज्जैन भी था, ठीक है। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उसे उज्जैन कहा जाता था, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है उसे माहिष्मती कहा जाता है। तो उत्तरी अवंती में कौन है, उज्जैन है, और दक्षिणी अवंती में कौन है, माहिष्मती है। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। तो प्राचीन नाम आपको उज्जैन का यहाँ पता चल गया। आगे देखते हैं। तो इस मैप में आपको देखना है, ये इंडिया का मैप है, कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे है। तो इसमें आप जान लीजिए मत्स्य है, मत्स्य के बाद ये अवंती है जो अभी हमने देखा ना, उज्जैन वाला एरिया आपको दिख रहा है, और उसके बाद ये वत्स है, इलाहाबाद वाला एरिया, देखिए उत्तर प्रदेश के नक्शे पे देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे है, बॉर्डर पे, और उसके बाद अंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिहार के बॉर्डर पे वहाँ पे। तो यहाँ पे ये है कि प्रश्नगत मानचित्र में ABCD क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य जो जनपद है वो कहाँ पे है, राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में। राजस्थान प्रांत के कौन से क्षेत्र में है, जयपुर में मत्स्य, ठीक है। इसकी जो राजधानी है मत्स्य की वो क्या है, विराटनगर है। पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती है, महाजनपद बसा था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जो अभी बताया गया उज्जैनी था, और दक्षिणी अवंती माहिष्मती था। तो आधुनिक इलाहाबाद और बादा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद, तो वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान में भागलपुर, तो उत्तरी बिहार के वर्तमान में कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद। तो जो भागलपुर और मुंगेर है उसके जिले क्या हैं, अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। चंपा इसकी राजधानी थी। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, चंपा राजधानी थी। तो आप जान चुके हैं मत्स्य का राजधानी जो जयपुर में था राजस्थान में विराटनगर, और अवंती की राजधानी आप जान ही रहे हैं इसमें उज्जैनी है और माहिष्मती है। इलाहाबाद में जो है वो वत्स है, और कौशाम्बी इसकी राजधानी है, और यहाँ पे आ जाते हैं अंग, चंपा इसकी राजधानी है, ठीक है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। तो इसमें कौन सा महाभारत और महाभाष्य दोनों में है वो अब देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो दोनों होगा, A और C दोनों होगा। अब देखिए मध्यमिका नगरी जो है वो राजस्थान में है। भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। भारत में कहाँ के निकट, चित्तौड़ के निकट। इस नगरी का उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में है, ठीक है। किसकी, मध्यमिका, ठीक है। नगरी कहाँ में, चित्तौड़ के पास है। महाभारत महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर जो है इसमें बैराठ, ठीक है, क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए दूसरा इसमें विराटनगर बैराठ, ठीक है, भी इसे बोला जाता है था। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो व्यतीत किया था वो यहीं पे किया था, विराटनगर या बैराठ में आप बोल लीजिए। इसका उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। तो ये दोनों हो गए, मध्यमिका एवं विराटनगर। तो इसी के लिए इसके उत्तर में कुछ नहीं दिया गया है, आप अपने समझ के अनुसार लगाएं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो अभी हमने बताया है इसमें उदयन थे। उदयन किसके पुत्र हैं, यहाँ पे अजातशत्रु के पुत्र हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो हैं उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवा कर किया था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। राजगृह से कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र, ठीक है। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। आप जान रहे हैं ना कि किस तरीके से आया हुआ है। पहले यहाँ पे ये कौन थे, उदयन, हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। तो इन सब की राजधानी क्या रही, पाटलिपुत्रा ही रही, ठीक है। अब देखते हैं मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी आपने जाना ना कि पाटलिपुत्रा क्या है, इसके उत्तर में गंगा नदी है और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर में कौन है, गंगा है, और पश्चिम में कौन है, सोन नदी है। तो आप इसको ध्यान में रहिएगा, BPSC का क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया। तो इनमें में से आपको देखना है, तो इतने शासक में से कौन है, तो इसमें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य वंश के संस्थापक। आप वस्तुत पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी उदयन ने की थी, एवं अपनी राजधानी कहाँ, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अब विकल्प में उदयन तो है नहीं, तो इसमें विकल्प में चंद्रगुप्त मौर्य को सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया। तो उदयन, आप देख रहे हैं हर्यक वंश। उदयन वासवदत्ता की दंत कथाएं संबंधित है, किससे संबंधित है, इसमें आप देखिएगा कि उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया था। किसमें वर्णित किया था, स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया था। इस नाटक में वत्स नरेश, जो वत्स के राजा थे, शासक थे, उदयन नाम था जिनका, ये किससे भिन्न है, ये हर्यक वंशी उदयन से भिन्न है। ये कहाँ के हैं, वत्स के राजा हैं, ठीक है, शासक हैं। और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता
की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में थे। उज्जैनी का शासक, इसका मतलब प्रद्योत जो उज्जैनी के शासक हैं उन्हीं के कारागार में थे। कौन थे? उदयन। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो हैं, जो इस साम्राज्य की महत्ता अस्तित्व में आया, उसके थे बिंबिसार। बिंबिसार या हर्यकुल से संबंधित थे। तो इनका आप डेट देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी शताब्दी है। आगे देखते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक शासक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो मगध ही था। ठीक है। अब इसमें उत्तर भी इसका देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ, ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ? मगध साम्राज्य भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मतलब इनके जो समकालीन राज्य थे उनसे ये ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा संपन्न थे। मगध की कोसल, अंग, काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता भी थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला। मगध अंततः सफल रहा। मतलब इनमें जो कोसल से, अंग से और काशी से हमेशा प्रतिद्वंदी ये सब रहे और इनमें जो संघर्ष चला उसमें अंततः कौन सफल रहा? मगध सफल रहा। ठीक है। प्रारंभिक गणतंत्र में से कौन सा नहीं था? तो इसमें अगर देखा जाए गणतंत्र कौन सा नहीं था, तो लगभग सभी थे। चलिए आइए देखते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। गणतंत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, राजतंत्र नहीं, गणतंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें कपिलवस्तु के शाक्य जो थे वो भी गणतंत्र थे। देख रहे हैं ना, इसी वंश से आप गौतम बुद्ध जी निकले हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद कौन सा दूसरा? यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख जो मिलता है, कहाँ मिलता है? पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र का पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना मिलती है। यौधेय गणतंत्र पर किसकी सूचना मिलती है? समुद्रगुप्त की। ये जो हर्यक वंशी शासक है समुद्रगुप्त, इनके विजय की सूचना मिलती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। ठीक है। और लिच्छवी था ही, आप जान ही रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो वैशाली का जो विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। ठीक है। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली बुद्ध काल में जो था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। यहाँ पे जो लिच्छवी थे वो वज्जी संघ के में सर्वप्रमुख थे। किस संघ में? वज्जी संघ। ठीक है। तो वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे और ये गणतंत्र था विश्व का पहला। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आप जान ही सकते हो, वैशाली में थी। अभी हमने लिच्छवी देखा। ठीक है। वज्जी संघ। निम्न में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जंत्र का, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक, लिच्छवी। ठीक है। तो इसमें क्या था कि राजा चेटक जो थे वो कौन थे? लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। तो ये चेटक जो लिच्छवी के गणराज्य के राजा हैं, इनकी पुत्री चेलना जो है उसकी शादी मगध के नरेश जो बिंबिसार से, हर्यक वंशी जो थे, उनसे हुआ। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। तो लिच्छवी क्या था? वज्जी संघ के प्रधान वंशों, क्लेन्स में से कौन था? एक था। तो ये आप समझते रहिए इसे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसमें जो बौद्ध ग्रंथ है वो अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, अंगुत्तर निकाय। ठीक है। भगवती सूत्र जो है वो किसमें में से है? वो जैन धर्म में है, वो भी सूचना देती है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ का कौन सा किताब है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। इसमें अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ का जो है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है तो इसमें अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसमें कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित हैं, मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टधाई में उल्लिखित है? ठीक है। तो पाणिनि की अष्टधाई जो है उसमें उल्लिखित है, वो कौन है? आइए देखते हैं। तो इसमें ए, बी और उसके बाद सी, मगध, अस्मक, कंबोज। ठीक है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। जो पाणिनि हैं वो संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। ठीक है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ। कहाँ पे हुआ? गांधार में पाणिनि का जन्म। इनके व्याकरण का नाम क्या था? इनकी जो व्याकरण है, पुस्तक है, उसका अष्टाध्यायी। ठीक है। अष्टाध्यायी का मतलब ये है कि इसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं।
पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया। कितने जनपदों का उल्लेख किया है? 22 जनपदों का। ठीक है, इसमें कौन कौन प्रमुख है? मगध है, अश्मक है, कंबोज है, गांधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ने कितना किया? 16। तो अगर आज पाणिनि ने कितने जनपदों का उल्लेख किया है? 22, लेकिन अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो आप देख लीजिए। अब इसमें किसमें है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलती है। ठीक है, तो आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो कौन है? इसमें अहिछत्र है। ठीक है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल्य है। ठीक है, हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का किसकी राजधानी है? कुरु की राजधानी है। जबकि मथुरा किसकी राजधानी है? सूरसेन की। ठीक है, याद रखिएगा इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 महाजनपदों में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो अब देखिएगा मथुरा किसमें था? तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सूरसेन। ठीक है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद के उत्तरी बिहार के वर्तमान में जो उत्तरी बिहार में भागल और मुंगेर जिले हैं अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं, भागल और मुंगेर। इसकी राजधानी जो है भागल और मुंगेर की क्या है? चंपा है। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी, क्या चंपा का प्राचीन नाम महाभारत और पुराणों में क्या मिलता है? मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार, देखिए दीघ निकाय के अनुसार नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। ठीक है, किसकी? अंग की। ठीक है, आगे देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती। ठीक है, तो इसमें देखिए सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड, अब जानना बुंदेलखंड जो बरेली वाला आपका एरिया है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सूक्तिमती से की जाती है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं किसकी बुंदेलखंड के पूर्वी में क्या था कि समीपवर्ती में चेदी महाजनपद स्थित है, और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? सोत्थिवती थी, जिससे महाभारत में सूक्तिमती से की जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पे कौन सा जनपद है? अंगुत्तर निकाय के और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में अस्मक या अश्मक। ठीक है, ये कहाँ पे है? अश्मक कहाँ पे है? नर्मदा नदी तथा गोदावरी नदी के मध्य में है। नर्मदा और गोदावरी, जैसे आपने देखा है ना कि पाटलिपुत्रा के बारे में क्या था कि वो कहाँ पे था? गंगा और सोन के मध्य। वैसे ये क्या है? अस्मक क्या है? नर्मदा और गोदावरी के मध्य। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? पैठन है। पैठन, पोतन, पोटली। ठीक है, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था। ठीक है, ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो मत्स्य कहाँ है? राजस्थान में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में? जयपुर में मत्स्य। इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन है? गिरिव्रज, राजगृह। ठीक है, यहाँ भी एक क्या था? बौद्ध धर्म की आप देखेंगे जो संगति हुई थी। मगध पर शासन करने वाला पहला राजतंत्र जो है वो वृहद्रथ, ठीक है, वंश था। इस वंश के पहले राजा जो थे वे वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक है, अब वृहद्रथ का पुत्र कौन है? जरासंध है, जिन्होंने क्या शासन करने वाला पहला राजवंश है, जिसने गिरिव्रज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले किसने राजधानी बनाई? जरासंध। ठीक है, वो किस वंश से है? वृहद्रथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो बिंबिसार था, और बिंबिसार किस वंश से है? हर्यक वंश से है। इसकी मृत्यु कब हुई? 492 ईसा पूर्व में। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना, इसका पुत्र। अजातशत्रु का जो पुत्र है वो कौन है? उदयन है। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से क्या किया कि पाटलिपुत्र ले आया और पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगिरी, गिरिव्रज। ठीक है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? आप जान ही रहे हैं। आप इसमें में से कोई नहीं होगा क्योंकि राजगृह तो है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? देखिए, गिरिव्रज, राजगिरी ये तो एक ही हो गया, पाटलिपुत्र था ही, कौशाम्बी है नहीं। ठीक है, तो कौशाम्बी क्यों नहीं? ये वत्स जनपद से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरिव्रज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। किस पे था? किसका शासन था? वत्स राज का। हर्यक वंश के शासन काल के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित हुई, तो हर्यक वंश के समय में हुई थी। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्ध
चंद्राकार। तो श्रावस्ती जो है वो कौशल की जो राजधानी है। यहाँ पे क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत, वर्तमान में श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खनों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का विन्यास, नगर विन्यास कैसा है, अर्धचंद्राकार था। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्रों द्वारा मारा गया? तो इसमें कौन है, अजातशत्रु। ठीक है। मगध का शासक जो है अजातशत्रु है, काफी अच्छे शासकों में ये रहे हैं। अपने पिता जो है हर्यक वंश के शासक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसकी जो हत्या है इसके पुत्र उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी राजगिरी से, उन्होंने कर दी। ठीक है। तो देखिए, पिता की हत्या करने के बाद उनके पुत्र ने उनकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश के हैं अजातशत्रु। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो इसमें अभी आप हम लोगों ने पढ़ा अजातशत्रु। चल 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? तो वज्जी गणसंघ को हरा के किसने किया? वैशाली के जो वज्जी संघ था, अभी लिच्छवी के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ के शासक जो थे वो लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था। मगध में और वज्जी संघ में क्या था, मनमुटाव था, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के समय में। ठीक है। अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया। अभी मनमुटाव किस में बदल गया, संघर्ष में। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान कौन था, चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों, 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। इसमें कौन कौन थे इस मोर्चे में? लिच्छवियों थे, मल्ल गणराज्य के लोग थे, और तथा 18 गणराज्यों के लोग मिलकर किसके अगेंस्ट में थे, मगध के। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने इन सबका विजेता था, मतलब इन सबको हराया। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटली ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, इन सबसे जीतने के लिए। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री उनके जो थे वस्त्रकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। ठीक है, वज्जी संघ जो मजबूत था वो फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर आपस में ही लड़ने लगे। वज्जी संघ में जो थे उनका संगठन कमजोर हो गया। अंतोगत्वा क्या हुआ, अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग कहाँ पे मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो अभी देख रहे हैं शिशुनाग। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार, तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती, मगध नरेश कौन है, शिशुनाग। तो शिशुनाग आप जान रहे हैं यहाँ पे हर्यक वंश के बाद ही आया है। तो अवंती मालवा को जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती आप जान रहे हैं ना, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात जो वंश आया वो नंद वंश आया। हर्यक वंश था, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के पास नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। ठीक है, नंद वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? महापद्मनंद। ठीक है, उग्रसेन। पुराणों में महापद्मनंद सर्वछत्रांतक अपरो परशुरामा कहा गया है। ठीक है, तो इनमें देख लीजिएगा, इनकी उपाधि है, ये पदवियां हैं, इनको आप। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ये देखिए क्वेश्चन आया है, तो आप महापद्मनंद। ठीक है, ये नंद वंश के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि वाराणसी क्या है, काशी महाजनपद की राजधानी थी। हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार ने कौशल नरेश कौन है, प्रसेनजित है, कि बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, किसको प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, काशी को। ठीक है, इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री, और इसके बाद जब बिंबिसार के लड़के अजातशत्रु हैं, तो अजातशत्रु के समय में कौन है वहाँ का शासक, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर अजातशत्रु से करके और काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में जो शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई, वैशाली को। ठीक है, तो शिशुनाग ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक राजधानी ये था, दूसरी राजधानी वैशाली। तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त कर दिया। शिशुनाग वंश ने के देख रहे ना कौन है, शिशुनाग ने अपने पुत्र को यहाँ का क्या नियुक्त किया, राजा नियुक्त किया। ठीक है, उपराजा नियुक्त किया। आइए देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने। तो आप देख लिए ना, मगध में नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश, मगध में नंद वंश की स्थापना किसने किया, शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। ठीक है, तो नंद वंश शिशुनाग वंश के पहले क्या था, हर्यक था, फिर कौन वंश आ रहा है, शिशुनाग यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद कौन आ रहे हैं, यहाँ पे नंद वंश आ रहे हैं। कुल 9 राजा हुए। ठीक है, नंद वंश में कुल कितने राजा हुए, 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता
शासकों के विरुद्ध हो गई, चारों ओर घृणा असंतोष का वातावरण व्याप्त हुआ। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद जो वंश आए, मौर्य वंश, सुग्य आए, कड़व्य आए, गुप्त आए, ने शासन किया। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं तो खारवेल का हाथी गुफा, ठीक है, अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी जो शासक थे, कलिंग कौन है आप जान ही रहे हैं, खारवेल है, ठीक है। इसके विषय में जानकारी प्रमुख का जो स्रोत है वो हाथी गुफा अभिलेख है कलिंग के बारे में बताने के लिए। नंदवंशी शासक जो है महापद्मनंद द्वारा कलिंग में क्या करवाया गया, नहर खुदवाया गया। नंदवंश के शासक महापद्मनंद ने कलिंग में नहर खुदवाया। इसका उल्लेख हमें इसी अभिलेख से प्राप्त हुआ। अर्थात नहरों के बारे में जानकारी देने वाला जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो कौन है, हाथी गुफा का खारवेल अभिलेख, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहले कौन है, हर्यक वंश है, उसके बाद नंद वंश है, उसके बाद यहाँ पे मौर्य वंश है, फिर शुंग वंश है, ठीक है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो जीवक किसके दरबार से संबंधित था, अभी आप बिंबिसार के बारे में आप जानते हैं। वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अंतिम अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था, ठीक है। किसके लिए भेजा था, अवंती नरेश के लिए। निम्नलिखित में से ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन किया। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्वी 6वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है। तो इसमें ए और बी दोनों हैं, लेकिन उतना वो नहीं है सही उत्तर। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। संप्रदायों का अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव से बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी जो थे घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन जन समुदाय में प्रचार, एक दूसरे का दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार ने बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। ऐसे प्रमाण, ऐसे आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन वहाँ भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान पुरातन मान्यताओं चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र, पाइथागोरस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र एंड पाइथागोरस भी थे। ऐसे ऐसे विचार व्यक्त किए जा रहे थे, इनके एक विचार थे ये भी। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर देता था, जिससे पुरोहित का महत्व अधिक बढ़ गया, ठीक है। वैदिक में मंत्रों का जब महत्व आया तो इसमें पुरोहितों का भी महत्व, यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा और पशु बलि को भी बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें थी। बाद में देखते हैं आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म आ जाते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालपी नगर किसके तट पर स्थित है, यमुना के तट पर। तो कालपी जो नगर है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले स्थित एक नगर है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात है। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह चौथी सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। इसे कालपी को किसने बसाया था, चौथी सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। आगे देखते हैं, इसमें प्राचीन जनपद है और उसकी राजधानियां हैं, इसे मिलाना है। देखिए, कुरु आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ से मिल जाएगा, ठीक है। पांचाल इसमें किससे मिलेगा, अहिछत्र से मिल जाएगा राजधानी, ठीक है। अब इसमें देखिए कौशल किससे मिल रहा है, आप जान ही रहे, कौशल साकेत से मिल जाएगा। वत्स किससे मिलेगा, कौशाम्बी से मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ भी यही करना है राज्यों को। मत्स्य कौन है, राजधानी विराटनगर। कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। आगे देखते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कंबोज, इसमें राजपुर, हाटक, अस्मक, पोतन, पोटिल, सूरसेन, मथुरा, कौशल, साकेत, श्रावस्ती। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं, मुझे लग रहा है 8, ठीक है। अब देखिए आगे इसका उत्तर दिया हुआ है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके नाम इस प्रकार है, कुरु, देख लीजिए है ही आप, मथुरा, पांचाल भी है, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सही है। तो श्रेणी क्या था, व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन था, ठीक है। असत्य इसमें बताना है हमें। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं कीमत से संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाता था, ठीक है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ठीक है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था, ये नहीं सही है, ये दक्षिण भारत में भी प्रचलित है। प्राचीन कालीन भारत में एक शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को क्या बोला जा रहा है, श्रेणी की संज्ञा दी गई है।
इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियाँ देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण। तो क्या करते हैं इसमें, श्रेणियाँ देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता भी देख रहे हैं और उसकी कीमत के निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों का आचरण भी देख रहे हैं, नियंत्रण करती थी। ठीक है। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख है। मतलब दक्षिण भारत में भी श्रेणी है, उत्तर भारत में भी उसके प्रचलन, एक समय में इनके अस्तित्व का उल्लेख मिल रहा है। अगला जो टॉपिक होगा उसमें यूनानी आक्रमण होंगे और भी टॉपिक होंगे। फिर आगे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।